गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाओ आईएएस। चलिए आज का न्यूज़पेपर देखेंगे। उसके पहले देखिए, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि ये रहा वाओ आईएएस, उसमें जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यहाँ चैनल में ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए आज का न्यूज़पेपर देखेंगे अब, ठीक है। अब देखिए पहली न्यूज, 3 गैलोट लॉयलिस्ट गेट नोटिस, नो क्लैरिटी ऑन पार्टी प्रेसिडेंट पोल। बेसिकली कांग्रेस का मैटर है ये, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे डिस्कशन के लिए, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए, लेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड शिंदेस क्लेम ऑन रियल शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही कि मतलब किस चीज पर डिस्कशन चल रहा है कि जो आपका शिवसेना है, आपकी मिस्टर ठाकरे की, उनका ये कहना है कि जो शिंदे का फैक्शन है उसने ना तो नई पार्टी बनाई, ना ही वो किसी से मर्ज हुए हैं। तो इस केस में क्या स्प्लिट कॉन्स्टिट्यूशनल होगा नहीं होगा, इस न्यूज में तो इतना ही था। लेकिन फिर छोटू ने पूछा ये बताओ, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1986 क्या है, 10th शेड्यूल क्या है, और सादिक अली एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1971 केस क्या है, ठीक है। तो चलिए ये चीजें देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कि सिविल डेली का आर्टिकल है, काफी ज्यादा रिलेवेंट है न्यूज से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन सिंबल एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ठीक है। इसका पैराग्राफ 15 जो है वो क्या कहता है कि वो डिसाइड करता है डिस्प्यूट, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है डिस्प्यूट, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज पार्टी के बीच में अगर होता है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो वो है वैलिडिटी को अपहेल्ड करते हुए कहा था, सादिक अली एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1971 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये करता क्या है कि स्प्लिट अगर हुआ है तो उसको ये डिसाइड करता है कि सिंबल किसको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एंटी डिफेक्शन लॉ देख लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ हमने पहले भी कवर किया है, लास्ट 2 वीक्स में शायद एक बार और भी पहले आ चुका है, ठीक है। ये 10th शेड्यूल के अंदर है, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। 1985 में आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट से। ये जो है आपका मर्जर और आपका स्प्लिट को जो है कवर करता है, ठीक है। अब देखिए इनिशियली 1985 में ये क्या था कि अगर डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ द मेंबर्स होता है, ठीक है, तो उसको मर्जर माना जाएगा। मतलब 1/3 लोग निकल करके पार्टी से किसी और पार्टी के साथ मिल जाए तो ये लीगल माना जाएगा। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो है उसने क्या बोला, नहीं 1/3 नहीं 2/3 करो। मतलब अब अगर आपको मर्जर करना है किसी और उसके साथ तो आपको 2/3 मेंबर्स जो होंगे उनके साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन होगा कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ कि नहीं होना चाहिए, वो जो है स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करेंगे। चेयरमैन इन राज्यसभा, स्पीकर इन लोकसभा, ठीक है। लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदमी जा सकता है कि मेरा डिस्क्वालिफिकेशन सही हुआ है गलत हुआ है बोल करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 की बात कर रहे हैं हम। 2022 चल रहा है लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन सा, 2020, ये मिला है आशा पारेख जी को, ठीक है। और कौन देता है ये, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री देती है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट, देखिए कई सारे एग्जाम्स हैं बिसाइड्स यूपीएससी जहां इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। स्लोली स्लोली आई एम ट्राइंग टू कवर द कंप्लीट न्यूज़पेपर कंसिडरिंग द होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स, क्योंकि हर एक बच्चा जो है सिर्फ यूपीएससी नहीं दे रहा होगा, कुछ और एग्जाम्स भी दे रहा होगा, तो इस तरीके से उसका सारा का सारा आर्टिकल कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पर हमने फाल्के अवार्ड कवर कर लिया। अब गवर्नमेंट जो है ना एक वो चालू कर रही है, क्या बोलते हैं, मोबाइल ऐप चालू किया है जिसका नाम है जलदूत। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जलदूत, ठीक है। अब ये एक जो है देख लेते हैं, राइज एंड फॉल, द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मेजर्ड द ग्राउंड वाटर लेवल्स इन वेल्स। कुओं में जो है पानी का लेवल देखा है नवंबर 21 में अगेंस्ट दैट डिकेडल मीन, मतलब पिछले 10 साल का इन्होंने मीन निकाला, कब से, 2011 से 2020 का मीन निकाला नवंबर का। उसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है ग्राउंड वाटर लेवल में वो है तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना में, और सबसे ज्यादा जो कम हुआ है वो हुआ है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। ये कल पीआईबी में आया हुआ था, ठीक है। चलिए अब हमारा आर्टिकल देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये रहा जलदूत। क्या है ये? एक मोबाइल ऐप है। किसने बनाया? रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्ट्री ने। किस लिए बनाया गया? ग्राउंड वाटर जो है उसको मॉनिटर करने के लिए। कहां पर? इंडिया में। ठीक है। क्या करेगा ये कैप्चर करेगा क्या? वाटर लेवल साल में 2 बार, 2 से 3 वेल्स के हर गांव में। ठीक है। पहला कब करेगा? 1 से 31 मई। दूसरा कब करेगा? 1 से 31 अक्टूबर। मतलब बेसिकली प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून के टाइम पे ये करेगा। और दूसरी चीज इसमें क्या है? जियो टैगिंग के साथ फोटोज भी देनी है। तो मतलब कि यहाँ पर लीकेजेस के चांसेस और करप्शन के चांसेस कम है कि घर बैठे बोल दे हाँ हमने देख लिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक देशभक्ति करिकुलम इन न्यू दिल्ली गवर्नमेंट, बस इतना ही याद रख लीजिए। अगर कहीं पर भी आएगा वैल्यू एजुकेशन में या एथिक्स के पेपर में तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, देशभक्ति करिकुलम इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। बस इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कुछ न्यूज हैं। ठीक है। देखिए ये जो हमने अब ऊपर पढ़ा शिंदे गवर्नमेंट के ऊपर जो हियरिंग चल रही है आपकी सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर दो चीजें कही गई हैं। देखिए वो जो सिंबल ऑर्डर जो अभी हमने पढ़ा था वो पॉलिटिकल पार्टी को गवर्न करता है, और 10th शेड्यूल जो है वो लेजिस्लेचर पार्टी को गवर्न करता है। डिफरेंस आप समझने की कोशिश कीजिए कि सिंबल किसको मिलेगा? वो पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल मिलता है। जो लेजिस्लेचर पार्टी जो पावर में है उससे रिलेटेड है 10th शेड्यूल। मतलब अगर कोई पार्टी पावर में नहीं है तब भी स्प्लिट हो सकता है, मर्जर हो सकता है, लेकिन अगर कोई पार्टी पावर में है तभी डिफेक्शन की बात आएगी। ठीक है। चलिए अब देखिए कार्ल गस्ताफ M4, ये जो है स्वीडन जो है पहली बार स्वीडन के बाहर मैन्युफैक्चर करने की बात कर रही है, और मोस्ट प्रोबेबली दे विल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ठीक है। ये एक तरीके के राइफल है। इससे फायदे क्या क्या होंगे? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। कार्ल गस्ताफ M4 राइफल है, स्वीडिश राइफल है, मैन्युफैक्चर्ड है SAAB। मेक इन इंडिया में हेल्प करेगा ये, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हेल्प करेगा। फर्स्ट टाइम आउटसाइड स्वीडन हमने बता दिया आपको। आर्मी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा प्लस एक्सपोर्ट भी करेगा, तो हमारा जो है फॉरेक्स बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक वो है कि लाइव यूट्यूब पे जो है हियरिंग्स जो है दिखाई गई हैं अपने सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पर बाकी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये जो है हमारे एडिटोरियल में भी कवर होगा। लेकिन इसमें एक जजमेंट इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। देखिए स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपहेल्ड किया था उसकी प्ली को, कि उन्होंने ये बोला था कि मेरी जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको लाइव स्ट्रीम किया जाए। ठीक है। इस पे बेस्ड है ये चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एडिटोरियल पे आ जाते हैं। ठीक है। पहले ये T20 के ऊपर एडिटोरियल सिल्वर लाइनिंग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखिए परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द UNSC इज अनदर स्टोरी। अब बेसिकली यहाँ पर जो है परमानेंट मेंबरशिप से ज्यादा जो है इन्होंने वीटो के बारे में बात की है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सीधे सीधा मिला है हमें, हो सकता है ये क्वेश्चन कवर भी हो जाए कहीं ना कहीं। वेदर द एस्पायरिंग कंट्री शुड एक्सेप्ट परमानेंट मेंबरशिप विदाउट द राइट टू वीटो। ठीक है। इस आर्टिकल में बेसिकली इसी पर डिस्कशन हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है डिस्कशन इस चीज का हुआ है कि जब 1944-45 में आपका चार्टर बन रहा था UN का, तो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने ये कहा कि या तो वीटो मिलेगा या तो UN ही नहीं बनेगा। तो उस टाइम पे जो इंडियन डेलीगेट्स है उन्होंने ये बोला कि इट्स बेटर टू हैव UN विथ वीटो देन विदाउट हैविंग अ UN। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर वीटो के ऊपर डिस्कशन किया गया है कि रशिया या सोवियत यूनियन ने सबसे ज्यादा बार यूज किया है 120 टाइम्स, जो कि मोर देन हाफ है जो टोटल नंबर ऑफ वीटो उससे। अब लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रशिया ने यूज किया है, कई बार गलत चीजों के लिए यूज किया है यूरोपियन कंट्रीज ने और यूएस ने भी। जैसे इजराइल फलस्तीन इशू में यूज किया, अपार्थाइड रीजन जो साउथ अफ्रीका में चल रही थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया। ठीक है। और रशिया के वीटो का इंपॉर्टेंस कहां पर है? जब हम बांग्लादेश में वॉर में थे 1971 में, तब रशिया ने वीटो हमारे फेवर में यूज किया था।
ठीक है। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि कौन कौन क्लेम दिखा रहा है परमानेंट मेंबरशिप के लिए। एक तो G4 है। G4 कौन कौन है? इंडिया, ब्राजील, जापान, ठीक है, और आपका जर्मनी। ठीक है, ये चार कंट्रीज जो हैं वो चाह रही हैं अपना क्लेम दिखाना, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज ये चाहती हैं कि उनको 2 सीट्स मिल जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सी 2 अफ्रीकन कंट्रीज होंगी। लैटिन अमेरिका अगर देखें तो ब्राजील है, लेकिन ब्राजील के बाकी कंटेंडर्स भी हैं। ठीक है, अब चाइना की पोजीशन देखते हैं इसमें। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है परमानेंट मेंबर बने, और ना ही वो सपोर्ट करेगा जर्मनी और जापान को। अब इसके बाद इन्होंने बताया इटली जो है, इटली ये कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो एक्सेस पावर था उसमें जर्मनी और जापान अपना क्लेम दिखा रहे हैं परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तो मुझे भी दो मेंबरशिप। उसका इतना ही क्लेम है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी जो आपका P5 है, मतलब परमानेंट 5 है, उसमें 3 जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं। ठीक है, तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज को मिलना थोड़ा सा मुश्किल है परमानेंट मेंबरशिप। अब इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया कि वीटो क्यों होना चाहिए। अब कोई भी जो परमानेंट मेंबर है और जो नॉन परमानेंट मेंबर है, या जो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके एसोसिएटेड कंट्रीज है यूएनएसए से, कोई भी नहीं चाहेगा कि और ज्यादा कंट्रीज को वीटो मिले। ठीक है, अब ये है कि जो आपका यूएन में अगर मेंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए देखिए यहां पर लिखा हुआ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ यूएन जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ऐसा जो है आज तक सिर्फ एक बार हुआ 1960 में, जब नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट्स बनानी थी वहां पर। ठीक है, और इसके अंदर भी जो है आपके P5 जो है वीटो यूज कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में इतना है। इसके बाद देखिए वे फॉरवर्ड बेसिकली इन्होंने यहाँ पर एक दिया है कि एक कुछ जो एक्सपर्ट्स उनका ये कहना है सेमी परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, जिसमें कि 10 साल की 8 से 10 साल की मेंबरशिप हो, और जो जिसके लिए आदमी हर मेंबर जो है री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इस आर्टिकल में इतना इंपॉर्टेंट है। मेंस में परमानेंट मेंबरशिप के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, लेकिन इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इस पे नोट्स भी नहीं बनाया। इफ यू गाइस विल से आई विल प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, अब देखिए इंडिया नेपाल हाइड्रो पावर सिनारियो को समझाने की कोशिश की है, स्पेसिफिकली वेस्ट सेती और सेती रिवर के ऊपर ये है। तो ये जो है एक 1200 मेगावाट के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि अब इंडिया ने देखिए यहाँ पर एमओयू साइन किया उनके साथ, नेपाल के साथ। ये एक्चुअली शुरुआत इसकी हुई थी फ्रांस के थ्रू 1987 में, जब इन्होंने इनिशियली शुरू किया कि हाँ 37 मेगावाट का जो है हम यहाँ पर प्लांट बनाएंगे। बाद में जो है फ्रांस नहीं कर पाया तो ऑस्ट्रेलिया ने ले लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाया तो चाइना की एक नेशनल मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन था, उसने लिया, वो भी नहीं कर पाया इस प्रोजेक्ट को। तो बाद में एमओयू साइन हुआ 2012 में, चाइना 3 जॉर्ज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसने भी, ठीक है, ये भी नहीं कर पाया। इसके बाद जो है 2018 में जो है इसने भी विड्रॉ कर लिया कि भाई हम नहीं बना पाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया ने ये बोल दिया कि भाई अगर चाइना बनाएगा यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट तो हम उससे बिजली नहीं खरीदेंगे। तो चाइना बेचेगा किसको, वो सबसे बड़ा इश्यू था, इसलिए चाइना पीछे हट गया। अब फिर नेपाल ने जो है सोचा कि हम ही बना लेते हैं खुद से, लेकिन पैसा कहाँ से लाए, है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है नेपाल में, तो इसलिए चाइना ने एंड में जो है हाथ जोड़ लिया इंडिया के पास कि भैया तुम ही बना दो। तो इंडिया जो है बोला ठीक है हम बना देंगे। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट इंडिया के जो है नेपाल के साथ चल रहे हैं। एक है महाकाली ट्रीटी है 6480 मेगावाट का, फिर अपर करनाली प्रोजेक्ट है 900 मेगावाट का, फिर अरुण 3 प्रोजेक्ट है 900 मेगावाट का। ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न नेपाल में। ठीक है, अब देखिए यहां पर फायदा इंडिया को क्या हुआ कि जो जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था चाइना का, क्योंकि अब चाइना वहां नहीं बना रहा है तो इंडिया को फायदा हो गया वो। और खास करके ये चीज देखते हुए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्ट सेती हाइड्रो प्रोजेक्ट वाज अ मेजर चाइनीज वेंचर अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेक्टेंट टू परचेज फ्रॉम चाइना प्रोजेक्ट, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए आयरनी क्या है कि ना, पोटेंशियल क्या है आपका नेपाल का 83,000 मेगावाट तक जनरेट करने का पोटेंशियल है नेपाल का, लेकिन आज भी जो है पावर शॉर्टेज जो है वो होती है नेपाल में, और उसको पूरा करने के लिए वो इंडिया से बिजली खरीदता है। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्शंस क्या क्या है कि 2030 तक जो है
जनरेट कर पाएगा 310 बिलियन रुपीस तक का रेवेन्यू बिजली बेच करके, और वही 2045 तक जो है बढ़ करके 1069 बिलियन पर ईयर हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इंडिया के लिए कैसे फायदेमंद है ये। इंडिया को जो बिजली मिल जाएगी नेपाल से। इंडिया अभी क्या हो रहा है कि इंडिया की 70% जो बिजली है वो कोल फीड पावर प्लांट से बनती है, मतलब थर्मल पावर प्लांट से बनती है। अब इंडिया में कोल जो है कम होता जा रहा है, तो हम जो है इंपोर्ट करते हैं कोल। सो एनीवेज इफ समवन विल से कि सर हम तो कोयले से बना रहे हैं, तो कोयले का भी इंपोर्ट बिल आता है, तो हम वी कैन डायरेक्टली परचेज फ्रॉम नेपाल। और क्योंकि हम वहां पर प्रोजेक्ट्स खुद डेवलप कर रहे हैं, तो हमारी परचेजिंग जो है वो कम में होगी। ठीक है। अब क्या है कि देखिए हमको वहां पर प्रोजेक्ट चालू करने से पहले बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना आएगा, एनवायरमेंटल इन्वेस्टमेंट कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क कैसे लेकर के आएंगे, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन कॉस्ट कितना बैठेगा, ये सारी चीजों पे हमको एक सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि नेपाल को थोड़ा सा वो लग रहा था कि हमें जो है बहुत कम शेयर मिल रहा है इसमें, तो उसको जो है ऑलरेडी से एमओयू के अंदर एड्रेस किया गया है कि नेपाल को जो है 21.9% शेयर दिया जाएगा टोटल जनरेशन का। ठीक है, इनिशियली 10% था। और दूसरी चीज क्या है कि एक्सपोर्ट करने से पहले नेपाल को जितनी बिजली खरीदनी होगी वो खरीद सकता है, ये भी उसको ऑफर दिया गया, जिससे कि नेपाल में शॉर्टेज ना हो। ठीक है। इसके बाद इन्होंने वे फॉरवर्ड देते हुए ये कहा है कि बांग्लादेश, भोपाल, इंडिया, नेपाल का एक इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर बनाना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी हम सेम प्लेटफॉर्म के अंदर डेवलप कर पाएंगे फॉर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट आर्टिकल है ट्रेड केयरफुली, पावर टू रिमूव ऑनलाइन कंटेंट मस्ट बी यूज्ड स्पेयरिंगली रिस्पॉन्सिबल, मतलब ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए रिमूवल ऑफ ऑनलाइन कंटेंट को, और बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबली करती है। ठीक है, चलिए लास्ट आर्टिकल है ट्रेड केयरफुल, ये हमने देख लिया। अब इसमें देखिए हुआ क्या है अभी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, उन्होंने यूट्यूब को बोला कि भैया 45 वीडियोस 10 चैनल्स में जो दिए हुए हैं इनको ऐसा करो आप रिमूव कर दो। ठीक है, क्यों रिमूव कर दूं? क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया था। किस चीज के ऊपर दिया गया था कि ये जो वीडियोस हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है इनको इंस्टिगेट करने के लिए, भड़काने के लिए बनाया गया है। दूसरी चीज जेएनके का जो इशू है, मतलब बेसिकली इशू नहीं है, बनाया गया है उसको, जो हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया है। अग्निपथ स्कीम जो लेकर के आए हैं हम आर्मी में, ठीक है, इनको जो है बैड लाइट में दिखाने के लिए जो है रॉन्ग फैक्ट्स के साथ ये वीडियोस बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 69A जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो ब्लॉक करवा दे कंटेंट। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपको जो है नोटिस देना पड़ेगा। किसको? ओरिजिनेटर या इंटरमीडियरी को, बिफोर ब्लॉकिंग द ऑर्डर। मतलब कि राइट टू रिप्रेजेंट होना चाहिए जिसने वो कंटेंट अपलोड किया है या जिस प्लेटफॉर्म में वो अपलोड हुआ है उनको, तो राइट टू रिप्रेजेंट की बात कही गई है। ठीक है, अब क्या होता है कि वेदर नोटिस हैज बीन गिवन टू देम और नॉट, ये जो है गवर्नमेंट कभी भी लिख करके नहीं देती है। ठीक है, वो सिर्फ ये बताती है कि इतने वीडियोस ब्लॉक करवाए गए हैं। अब देखिए जो प्रेजेंट जो ब्लॉकिंग हुई है वो 45 वीडियोस की, वो हुई है आईटी इंटरमीडियरी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स रूल 2021 के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि कैसे ब्लॉकेजिंग होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है, वो जो है कंप्लेंट्स लेती है और उसके बाद उसके बेसिस पर रिकमेंडेशन देती है। वो रिकमेंडेशन जाती है सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के पास, जो कि अप्रूव करता है ब्लॉकिंग को। तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जाकर के बोलता है जो पर्टिकुलर ये है प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप ये वीडियो जो है ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इमरजेंसी आ गई, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास जाएगा, रिकमेंडेशन देखेगा, वो सब देखेगा, टाइम लगता है। तो उस केस में जो है गंगा उल्टी बहने लग जाती है। गंगा उल्टी कैसे बहती है? जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट जो है वो ये बोलते हैं कि बेटा ब्लॉक कराओ पहले तो उसको। ठीक है, जब वो ब्लॉक हो जाता है तब वो जो है वो इधर इंटर डिपार्टमेंटल जो कमेटी है उसको ये कहते हैं अब आप इसको देख लीजिए, अब आप अपने रिकमेंडेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से इंटरिम ऑर्डर होता है इमरजेंसी के केस में।
अब इसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, ब्लॉकिंग सब कुछ हो गई, अब रिव्यू कमेटी भी होती है जो कि एग्जामिन करती है कि ऑर्डर जो पास किया गया था ब्लॉकिंग का वो सही था कि नहीं था। लेकिन अब जैसे यहाँ पर जो है एक टर्म पढ़ा हमने, नोटिस किसको देना था, ओरिजिनेटर या इंटरमीडियरी को, उसी तरीके से रिव्यू। तो अब ये नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया, रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट जो है कहीं पर भी ये डेटा पब्लिश नहीं करती है। तो इस आर्टिकल का ये कहना था कि ये सारे डेटा भी जो है आप पब्लिश कीजिए, जिससे पब्लिक को ये पता चले कि वेदर राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिप्रेजेंटेशन अपहोल्ड किया गया है कि नहीं किया गया एज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज, रिव्यू कमिटीज के क्या आउटपुट्स थे इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर ये नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। कल फिर मिलेंगे। गुड डे गाइज, हैप्पी लर्निंग।